हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। पूर्व के वीडियो में हमने कोल्ब का अनुभवात्मक अधिगम सिद्धांत पढ़ा था, जिसमें हमने अधिगम का चक्रीय मॉडल पढ़ा था। अनुभवात्मक मॉडल के दो पक्ष बताए थे, जिसमें चक्रीय मॉडल और दूसरा था अधिगम की शैलियां। तो अधिगम का चक्रीय मॉडल हम पूर्व के वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अधिगम की शैलियां। अधिगम या सीखने की शैलियां। जैसा मैंने पूर्व वीडियो में बताया था कि सर्वप्रथम अधिगम की शैलियों या सीखने की शैलियों का प्रतिपादन किसने किया था? कोल्ब ने। लर्निंग स्टाइल्स। तो बात करते हैं मुख्य रूप से कोल्ब ने अधिगम की शैलियां कितनी बताई हैं। यह कोल्ब द्वारा दी गई थी। डेविड ए कोल्ब ने अपने अनुभवात्मक अधिगम सिद्धांत को दो वर्गों में वर्गीकृत किया, जिसका प्रथम भाग था अधिगम का चक्रीय मॉडल, जिसके उसने 4 चक्र बताए हैं, और दूसरा था सीखने की शैलियां या अधिगम की शैलियां। अधिगम के चक्रीय मॉडल के भी उसने 4 चक्र बताए और सीखने की भी 4 ही शैलियां बताई हैं, यानी दोनों भागों के 4 उपभाग हैं। कोल्ब ने लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति के सीखने की अलग अलग शैली होती है, अलग अलग तरीका होता है। क्यों? इसका उत्तर देते हुए उसने कहा है कि इसके कई कारण होते हैं, जैसे व्यक्ति का सामाजिक वातावरण, व्यक्ति के स्वयं के शैक्षिक अनुभव एवं शैक्षिक उपलब्धियां, तथा सबसे महत्वपूर्ण बात व्यक्ति की स्वयं की बुनियादी संज्ञानात्मक संरचना, कि वह किसी बात को किस तरीके से स्वीकार करता है, किस नजरिए से देखता है, उसके निष्कर्ष क्या निकालता है। तो इन आधारों पर व्यक्ति के सामाजिक वातावरण, उसकी स्वयं की शैक्षिक उपलब्धि, उसके शैक्षिक अनुभव और व्यक्ति की स्वयं की संज्ञानात्मक संरचना के आधार पर कोल्ब ने सीखने की 4 शैलियां बताई हैं। पहला प्रश्न यहीं पे बन जाता है कि कोल्ब ने सीखने की कितनी शैलियां बताई हैं। तो कितनी बताई हैं? 4 बताई हैं। अब ये सीखने की 4 शैलियां कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली जो है वह है अनुभव करना। अनुभव करना एवं देखना, यानी डाइवर्जिंग। आप क्या अनुभव करते हो और क्या देखते हो, उसके आधार पर आपने क्या सीखा। यह जरूरी नहीं है केवल आप, प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग शैलियों से सीखता है। कोई अनुभव करके देख के सीखता है, कोई चिंतन करके सीखता है, कोई महसूस करके सीखता है, और कोई स्वयं प्रयोग करके सीखता है। इन सभी सीखने के तरीकों को कोल्ब ने 4 वर्गों में विभक्त किया है और उसे नाम दिया है सीखने की शैलियां या अधिगम की शैलियां। तो सबसे पहली जो शैली है वो है अनुभव करना एवं देखना, यानी डाइवर्जिंग। तो कोल्ब इसके बारे में कहता है कि इस शैली को अपनाने वाले लोग विषय को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखते हैं। विषय को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखते हैं। जैसा हम बोलते हैं ना कि सबका देखने का नजरिया अलग अलग होता है, वैसे इस शैली वाले लोग किसी भी बात को केवल एक पक्ष को देखकर उसका आभास नहीं करते या उसे स्वीकार नहीं करते, बल्कि उसे हर एंगल से देखते हैं। उसके लाभ हानि हर बात का विचार करते हैं। तो इस शैली वाले लोग विषय को विभिन्न दृष्टिकोण से देखते हैं तथा ये संवेदनशील होते हैं। इसके अलावा ये ग्रुप में कार्य करते हैं, समूह में काम
करते हैं। ये मुख्य रूप से इसकी 3 विशेषताएं होती हैं। अनुभव करना या देखना, इस प्रकार की शैली वाले लोग किसी भी विषय को विभिन्न दृष्टिकोण से देखते हैं। ये संवेदनशील होते हैं तथा स्वयं कार्य न करके दूसरों के कार्यों को देखना पसंद करते हैं। पहले स्वयं आगे नहीं बढ़ते कि मैं कर लूंगा, बल्कि वो ये देखते हैं कि सामने वाले लोग क्या करते हैं और बाद में उनका अनुकरण करते हैं, यानी अनुभव प्राप्त करते हैं और उसके बाद में कार्य करते हैं। अर्थात ये स्वयं कार्य न करके दूसरों के कार्यों को देखने में पसंद करते हैं या उसमें रुचि लेते हैं। इसके बाद उस कार्यों को देखने के बाद ये लोग क्या करते हैं, सूचनाओं को एकत्रित करते हैं। सूचनाओं को एकत्रित कर कल्पना के माध्यम से समस्या का समाधान खोजते हैं। समस्या का समाधान करते हैं। किसी व्यक्ति ने क्या कार्य किया, किस तरीके से किया, कौन कौन सी उसने विधि अपनाई, कौन कौन से साधन लिया, उन सब चीज की वो सूचना प्राप्त करते हैं और सूचना के आधार पर फिर स्वयं एक रील मॉडल के रूप में कल्पना करते हैं और बाद में समस्या को सुलझा लेते हैं। तो ऐसे लोग संवेदनशील होते हैं, समूह में काम करते हैं तथा स्वयं कार्य न करके दूसरों के कार्यों को ध्यान पूर्वक देखते हैं और समस्त सूचनाएं एकत्रित करके उसके बाद में कल्पना के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान खोजते हैं या समस्या का समाधान करते हैं। इस शैली वाले लोग शब्दों के उत्पादन में बहुत अधिक सक्रिय होते हैं। इसलिए ऐसे लोग मस्तिष्क विप्लव, कल्पनाशील, भावुक एवं कला के क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाले लोगों के संपर्क में रहते हैं तथा ये समूह में कार्य करते हैं। और इन लोगों को जो शाब्दिक भंडार से मजबूत होते हैं, जिनकी आईक्यू मजबूत होती है, कल्पनाशील व्यक्ति, भावुक व्यक्ति, कला के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति, इन लोगों के कार्यों में वे अधिक रुचि रखते हैं तथा इस शैली वाले लोग दूसरों की बातों को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं या उन्हें नकारते नहीं, एक बार एक्सेप्ट जरूर कर लेते हैं और उनसे प्रतिपुष्टि प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। कहने का मतलब है इस शैली वाले लोग स्वयं कार्य न करके पहले दूसरे कार्यों के द्वारा किए गए कार्यों का अवलोकन करते हैं, यानी ध्यानपूर्वक देखते हैं और उससे प्राप्त अनुभव के आधार पर अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा समस्या का समाधान करने में रुचि रखते हैं। दूसरी शैली है देखना और चिंतन करना। एंड एसिमाइलेटिंग। देखना यानी इन लोगों की तरह ये भी कार्यों को देखना पसंद करते हैं, किंतु अंतर है क्या, देखना और चिंतन करना अर्थात एसिमाइलेटिंग शैली वाले लोग मुख्य रूप से संक्षिप्त एवं तार्किक दृष्टिकोण में विश्वास करते हैं। या तार्किक दृष्टिकोण को पसंद करते हैं। अर्थात ये डाइवर्जिंग शैली वालों की तरह हर बात को स्वीकार नहीं करते, इन्हें हर कार्य से मतलब नहीं होता, बल्कि जो तर्कपूर्ण होता है उसी को वे स्वीकार करते हैं, किसी लंबी चौड़ी गाथा को स्वीकार नहीं करते। अर्थात देखना और चिंतन करने वाली शैली के लोग संक्षिप्त एवं तार्किक दृष्टिकोण को पसंद करते हैं। ये अन्य लोगों की अपेक्षा, ये लोगों
से ज्यादा उनके विचारों एवं अवधारणाओं को महत्व देते हैं। अर्थात इन्हें अन्य व्यक्तियों से कोई मतलब नहीं होता, उनके कार्य से मतलब होता है, उनके विचार कैसे हैं, उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कैसे हैं। ये केवल तार्किक पक्ष को देखते हैं, व्यक्तियों से इन्हें कोई मतलब नहीं होता। इस शैली वाले लोग संक्षिप्त एवं तार्किक दृष्टिकोण को ही पसंद करते हैं तथा ये लोगों से ज्यादा महत्व उनके विचारों एवं अवधारणाओं को देते हैं और मूल्यात्मक सिद्धांतों की अपेक्षा तार्किक दृष्टिकोण को पसंद करते हैं या तार्किक सिद्धांतों को पसंद करते हैं। ये होती है इनकी विशेषता। इस शैली का प्रयोग मुख्यतः सूचनाओं को प्राप्त करने एवं वैज्ञानिक क्षेत्रों में अधिक होता है। जो रिसर्च वाले क्षेत्र हैं या वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले क्षेत्र हैं उनमें इस शैली का प्रयोग किया जाता है। इस शैली वाले लोग पढ़ने, व्याख्यान करने, विश्लेषण करने एवं खोज करने जैसे कार्य पसंद करते हैं। तीसरी शैली आती है करना एवं सोचना। करना एवं सोचना यानी कन्वर्जेंस। ये तकनीकी प्रधान लोग होते हैं। अर्थात कन्वर्जेंस, करना एवं सोचना, इस शैली वाले लोग अपनी समस्याओं का समाधान व्यवहारिक तरीके से करते हैं। व्यवहारिक तरीके से समस्याओं का समाधान करते हैं। समाधान करते हैं और ये किसमें दक्ष होते हैं? तकनीकी कार्यों में। ये तकनीकी कार्यों में दक्ष होते हैं। दक्ष या कुशल होते हैं। कन्वर्जेंस, इस शैली वाले लोग अपनी समस्त समस्याओं का समाधान व्यवहारिक तरीके से करते हैं। हड़बड़ाहट नहीं करते, सोचते हैं, पहले चिंतन करते हैं कि इस समस्या का समाधान किस तरीके से होता है। बड़े शांत स्वभाव के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। ये तकनीक का सहारा लेते हैं, किसी जुगाड़ जैसी व्यवस्था या उस प्रणाली को नहीं अपनाते कि हो जाएगा, किस तरीके से हो जाएगा। पूरे चिंतन के द्वारा व्यवहारिक तरीके से या व्यवहार कुशल ढंग से अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं और ये तकनीकी प्रधान होते हैं, अर्थात तकनीकी कार्यों में कुशल होते हैं। इस शैली वाले लोगों को अन्य लोगों के कार्यों से कोई मतलब नहीं होता, ध्यान ही नहीं देते, बल्कि ये अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं खोजते हैं एवं सिद्धांतों के व्यवहारिक प्रयोग करते हैं। इन दोनों ऊपर वाली शैलियों में अन्य लोगों पे ध्यान किया जाता है, इसमें बहुत ज्यादा, पहली वाली में। दूसरी में केवल कम, केवल तर्क प्रधान कार्य लिए जाते हैं। लेकिन इस शैली वाले लोगों को अन्य लोगों के कार्यों एवं विचारों से कोई मतलब नहीं होता, बल्कि ये व्यवहारिक तरीके से सिद्धांतों के प्रयोग करते हैं। ये अपनी समस्या का समाधान स्वयं खोजते हैं एवं अपने प्रश्नों का उत्तर स्वयं खोजकर अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम होते हैं। अर्थात इस शैली वाले लोग अपनी समस्या का समाधान एवं अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं खोजकर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं।
कहने का मतलब इन्हें अन्य लोगों की भावनाओं एवं विचारों से कोई मतलब नहीं होता। चौथी शैली, चौथी शैली है सोचना एवं महसूस करना। महसूस करना, एकोमोडेटिंग। इस शैली की सबसे प्रमुख विशेषता यह होती है कि इस शैली वाले लोग जोखिम उठाना पसंद करते हैं। जोखिम उठाना और चुनौतियां स्वीकार करना पसंद करते हैं। ये मुख्य रूप से तर्क से ज्यादा प्रतिभा को महत्व देते हैं। तर्क की अपेक्षा प्रतिभा को महत्व देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण शैली यही है और सबसे ज्यादा प्रचलित यही है वर्तमान समय में। आपने देखा होगा वर्तमान समय में अधिकांश लोग अपने तरीके से कार्य करना चाहते हैं। क्यों? वे अपना श्रम का स्तर या पद निर्धारित करना चाहते हैं। इसलिए तो सोचना एवं महसूस करना, एकोमोडेटिंग, इस शैली वाले लोग तर्क की अपेक्षा प्रतिभा को अधिक महत्व देते हैं। ये व्यवहारिक कार्यों को पसंद करते हैं, अर्थात व्यवहारिक कार्यों का विश्लेषण करते हैं। इस शैली वाले लोग जोखिम उठाने, नए अनुभव प्राप्त करने एवं चुनौतियां स्वीकार करने में सदैव आगे होते हैं। ये स्वयं कार्य न करके पहले दूसरों के द्वारा किए गए कार्यों का विश्लेषण करना पसंद करते हैं। इसलिए ये देखते हैं जब किसी से कोई कार्य नहीं होता तो ये स्वयं ऐसे हार्ड वर्क वाले कार्य या जोखिम वाले कार्य या जिनमें चुनौतियां हो उसे स्वीकार करते हैं, या फिर कुछ नया सीखने के लिए अनुभव प्राप्त करने वाले कार्यों को करने में सदैव आगे होते हैं। तो चौथी शैली, इस शैली वाले लोग तर्क की अपेक्षा प्रतिभा को अधिक महत्व देते हैं। ये व्यवहारिक कार्यों को पसंद करते हैं तथा स्वयं कार्य न करके दूसरों के द्वारा किए गए कार्यों का विश्लेषण करने में रुचि रखते हैं। ये नए अनुभव प्राप्त करने, जोखिम उठाने, खतरा उठाने एवं चुनौतियों भरे कार्यों को करने में रुचि रखते हैं या सक्रिय होते हैं। तो कोल्ब ने मुख्य रूप से ये 4 प्रकार की अधिगम शैलियां बताई हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें यही बन जाता है कि कोल्ब ने सीखने की कुल कितनी शैलियां बताई हैं? 4। और यह प्रश्न भी बनता है सर्वप्रथम सीखने की शैलियां किसके द्वारा प्रतिपादित की गई, या सीखने की शैलियों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कोल्ब ने प्रतिपादित किया। प्रश्न यहां पर भी बन जाता है, क्वेश्चन में विकल्प 4 ही होते हैं। कोल्ब द्वारा बताई गई निम्नलिखित में से कौन सी शैली नहीं है, या किस शैली वाले लोग चुनौतियां एवं जोखिम उठाने वाले होते हैं? तो ये थी कोल्ब की अधिगम की शैलियां। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।